गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। पिछले लेक्चर में मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हमें ए और बी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बोथ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर क्वेश्चन समझे। हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी दो मैट्रिक्स है और दोनों ही मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें ये प्रूव करना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स को बोला जाता है जिसका कि जब हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाता है। सपोज ये कोई मैट्रिक्स है, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, व्हेन वी फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स देन वी अगेन गेट द सेम मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ए डैश इक्वल टू ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो वापस हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में जब ट्रांसपोज फाइंड करते हैं मैट्रिक्स तो वही मिलता है, बट उसके आगे नेगेटिव साइन यहाँ पर हमें मिलता है। तो इन दोनों डेफिनेशन को हमें ध्यान रखना है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और इसी पर बेस्ड है। तो पहली चीज़ तो इस क्वेश्चन में ये है कि हमें ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो गिवन दैट ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए, चूँकि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है जब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिलेगा। अगेन बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका ये मतलब है कि जब मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे फिर हमें वापस वही मैट्रिक्स मिलेगा। हमें प्रूव क्या करना है यहाँ, हमें ये प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें प्रूव करना है। तो स्क्यू के लिए मैंने क्या बताया था कि जब ट्रांसपोज करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिलेगा लेकिन उसके आगे नेगेटिव साइन मिलेगा। दैट इज, इसका ये मतलब हुआ कि वी विल प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, हमें ए बी माइनस बी ए को ये बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए मिलेगा, बट आगे हमें निगेटिव साइन मिलेगा। ये हमें प्रूव करना है। हमें यहाँ ये प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका ये मतलब हुआ कि जब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हमें माइनस ए बी माइनस बी ए मिलेगा। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए LHS लेते हैं, बाय LHS। LHS में हमें दिया हुआ है ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू, LHS में हमें ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, इतना होगा। क्यों होगा, बिकॉज वी नो ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है ये ट्रांसपोज ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी, इतना होता है, इक्वल टू। अब ट्रांसपोज ऑफ ए बी ये मिल जाएगा हमें ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस इट विल बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी। क्यों होगा ये, बिकॉज वी नो ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ए। अब हमें पता है कि ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू बी एंड ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। क्यों होगा ये, क्योंकि हमें गिवन है कि ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू बी
गिवन है कि बी इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू बी एंड ए डैश इक्वल टू ए, माइनस ये भी हो जाएगा बिकॉज हमें गिवन है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए एंड ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू बी। यहाँ लिख देते हैं सिंस ए डैश इक्वल टू ए एंड बी डैश इक्वल टू बी वी हैव ऑलरेडी गिवन, हमें गिवन है। अब यहाँ नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तब मिल जाएगा माइनस बी ए प्लस ए बी इक्वल टू माइनस, इसको अरेंज कर देते हैं ए बी माइनस बी ए। हमें प्रूव क्या करना था, हमें यहाँ यही प्रूव करना था कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस ए बी इंटू बी ए, माइनस ए बी इंटू बी ए, इतना प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। दैट इज ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज ऑफ दिस इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए, इतना मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दैट इज ए बी माइनस बी ए माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैंस प्रूव्ड। हमें ये प्रूव करना था, हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना था कि ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इस तरह से ये प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है शो दैट मैट्रिक्स बी डैश ए बी, एक मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है बी डैश ए बी, बी डैश दैट इज ट्रांसपोज ऑफ बी, बी डैश ए बी एक सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जब मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक होगा, जब मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक होगा तो उसी केस में बी डैश ए भी सिमेट्रिक होगा, और जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो उस केस में बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये हमें प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करते हैं। गिवन, इसमें दो पार्ट इसको बना लेते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फर्स्ट पार्ट में गिवन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, गिवन दैट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चूँकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए मिल जाएगा। नाउ टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, हमें ये प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में यही दिया हुआ है कि जब ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए भी सिमेट्रिक होगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट लेंगे। दैट इज हमें ये प्रूव करना है कि बी डैश ए बी एक सिमेट्रिक होगा। इसका ये मतलब हो गया कि बी डैश ए बी जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमें यही मैट्रिक्स मिलेगा। इसका मतलब तो यही हो गया, चूँकि हमें ये बताना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया कि इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिलेगा। नाउ प्रूफ, इसको प्रूव करते हैं तो बाय LHS लेते हैं। LHS में दिया हुआ है बी डैश ए बी इसका ट्रांसपोज। LHS में इसका बी डैश ए बी का ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो इसको दो पार्ट में ले लेते हैं। ए बी एक पार्ट बना देता हूँ मैं और बी डैश एक पार्ट बना देता हूँ। दैट इज आई एम राइटिंग हियर बी डैश ए बी, इसको ब्रैकेट में कर दिया और इसको करली ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब एक मैट्रिक्स यहाँ पर बी डैश हो गया, दूसरा ए बी हो गया और इसका ट्रांसपोज हो गया, तो ये कितना मिल जाएगा, हमें पता है कि दिस विल बी ए बी बी डैश, इतना मिल जाएगा। क्यों होगा, बिकॉज
बिकॉज ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हमें पता है कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर ए बी का ट्रांसपोज यहाँ हो जाएगा इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए बी इंटू बी। अब किसी भी मैट्रिक्स का जब दो बार ट्रांसपोज होता है तो हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस बी डैश डैश इक्वल टू बी। जो भी ऑपरेशन करेंगे आपको एग्जाम में लिखना होगा ब्रैकेट में कि आप क्या कर रहे हैं, ये कहाँ से आया है। इक्वल टू, अब यहाँ पर ए बी का ट्रांसपोज है, देन इट विल बी बी डैश ए डैश इंटू बी। ये हमें मिल गया, चूँकि ए बी का ट्रांसपोज जो है बी इतना होता है, यहाँ से ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए बट ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए, देयरफॉर बी डैश ए बी का ट्रांसपोज, ये कितना मिल जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, अब ए डैश के प्लेस पर मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, तो ये मिल गया बी डैश ए इंटू बी। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा, अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बी डैश ए बी। क्यों लिख सकते हैं इसको, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि मैट्रिक्स में प्रोडक्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, सिंस ए बी सी इक्वल टू ए इंटू, मैंने पहले करवाया था, बताया भी था, ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी से। यहाँ शुरू में ब्रैकेट में ये दोनों है, फिर ए को बाहर करके बाद में भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर क्या देखा कि बी डैश ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए बी हमें ये प्रूव करना था, तो वही यहाँ पर हमें मिल गया बी डैश ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए बी, दैट इज बी डैश ए बी, इसका ट्रांसपोज इक्वल टू बी डैश ए बी। यहाँ पर राइट में ब्रैकेट में नहीं लगाया था, ए बी को एक साथ रखा था, यहाँ भी एक साथ यहाँ आ गया, फिर मैं इस ब्रैकेट को हटा दिया, जब हटा दिया तो यहाँ बी डैश ए बी मिल गया। हमें प्रूव क्या करना था, यही तो प्रूव करना था, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी डैश ए बी, और यहाँ हमें ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ए जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस केस में बी डैश ए भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना था। अब सेकंड पार्ट में हम लोग ये प्रूव करेंगे कि जब ए एक स्क्यू सिमेट्रिक्स है, जब ए स्क्यू सिमेट्रिक्स है तो उस केस में बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा। अब ये प्रूव करेंगे। नाउ वी विल प्रूव सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में गिवन है ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है क्या, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देयरफॉर क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए। हमें पता है डेफिनेशन से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन ही होता है। नाउ टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि बी डैश ए बी एक इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें ये प्रूव करना है। इसका मतलब क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूव करने के लिए, बताने के लिए हम लोग ये शो करेंगे कि इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी डैश ए बी। हमें ये चीज़ प्रूव करना था।
प्रूव करते हैं इसको, प्रूफ बाय LHS। LHS में हमें दिया हुआ है B डैश AB इसका ट्रांसपोज, B डैश AB का ट्रांसपोज फाइंड करना है। इसको राइट में 2 को सेलेक्ट करके ब्रैकेट में पुट कर देते हैं। दैट इज वी कैन राइट दिस B डैश AB या करली ब्रैकेट बना के इसका ट्रांसपोज कर दिया। B डैश एक साथ कर दिया और AB एक साथ कर दिया। अब एक मैट्रिक्स यहाँ B डैश मान लेते हैं, दूसरा मैट्रिक्स यहाँ AB। अब दोनों का प्रोडक्ट है, उसका ट्रांसपोज है। देन इट विल बी इक्वल टू AB का ट्रांसपोज इंटू B, इतना होगा। क्योंकि हमें पता है सिंस ट्रांसपोज ऑफ AB इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A, ये चीज़ हमें पता है। इक्वल टू, अब AB का ट्रांसपोज है, AB के ट्रांसपोज को हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A इंटू, अब B डैश का होल डैश इक्वल टू B हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि ट्रांसपोज ऑफ B इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ B इक्वल टू B मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ इसको ऐसा लिख दिया। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। दैट इज हमें यहाँ पर मिल गया B डैश A डैश इंटू B। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू माइनस A। अब ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू माइनस A है तो यहाँ पर पुट कर देते हैं B डैश इंटू माइनस A डैश। इतना क्यों लिखा मैंने ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू माइनस A? क्योंकि A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिंस ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू माइनस A, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर ये निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन है तो बाहर आ जाएगा, ये मिल जाएगा माइनस B डैश A इंटू B। इसको मैंने ऐसा लिख दिया, निगेटिव साइन को बाहर कर दिया और यहाँ करली ब्रैकेट भी लगा देते हैं, माइनस B डैश A इंटू B। अब पूरी निगेटिव साइन को बाहर कर देता हूँ, देन इट विल बी B डैश A इंटू B। इतना हो गया। अब इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है माइनस B डैश AB। ये जो राइट में 2 है इसमें ब्रैकेट लगा देता हूँ। इसको ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है सिंस ABC इक्वल टू A इंटू BC, पता है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमें प्रूव क्या करना था? ये तो प्रूव करना था B डैश AB का डैश इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ B डैश AB। यहाँ पर इतना आ गया। दैट इज हमें यहाँ पर ये मिल गया B डैश AB का ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ B डैश AB। हैंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था कि जब ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस केस में B डैश A भी एक स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा, और इसको मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया। कुछ नहीं, ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, जो 3-4 प्रॉपर्टी मैंने पहले बताया था, तो उस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखें, बस उसको पुट करते जाएं, रखते जाएं, उसको आपका प्रूव हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आपका दिमाग में फिट हो जाएगा। आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आपको प्रैक्टिस बहुत करना है। ऐसा मत सोचिए कि बस एक बार सॉल्व कर लिया तो एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 या 90 प्लस आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको NCERT का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जितने भी एक्सरसाइज हैं उस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। इसके साथ साथ नॉर्मली स्टूडेंट को मैं देखता हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल छोड़ देता है, आपको नहीं छोड़ना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करिए, और जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिया हुआ है, जो भी चैप्टर है, सारे चैप्टर में 20-25 क्वेश्चन तो कम से कम है। ये सारे क्वेश्चन को, सारे एग्जाम्पल
एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मिसलेनियस इतना करिएगा तभी आपको 90 प्लस आ जाएगा, और इतनी गारंटी है कि 90 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया 12th बोर्ड एग्जाम में। लेकिन यदि आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। कैसे एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा फिर बाद में किसी दिन डिस्कस करूँगा मैं। फिलहाल बस इतना ध्यान रखिए कि सारा एग्जाम्पल सॉल्व करना है, each क्वेश्चन ऑफ एवरी एक्सरसाइज एंड each क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, कहीं भी नहीं छोड़ना है। और एक बार नहीं, आपको पूरे साल में कम से कम 3 बार सॉल्व करना है पूरी बुक को। जब 3 बार आप सॉल्व करिएगा तो एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, और सबसे बड़ी चीज़ का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। मैथमेटिक्स में जितनी बार आप सॉल्व करिएगा आपका कंसेप्ट में उतनी क्लैरिटी आएगी, और जितना कंसेप्ट आपका क्लियर होगा उतना आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छा आप आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में कर पाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था। नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है फाइंड एक्स वाई जेड। हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करना है इफ़ द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आई। यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड इन तीनों वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि हमें दिया हुआ है ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आई वेयर मैट्रिक्स ए इज गिवन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ हमें कंडीशन दिया हुआ है ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आई, इसको लेकर के चलेंगे, फिर इसमें मैट्रिक्स ए का वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। वी हैव गिवन इक्वेशन इज ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आई इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ मैट्रिक्स ए हमें इतना दिया हुआ है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, देन इट विल बी 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैंने ये ले लिया इनटू ए का वैल्यू 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड दिस इक्वल टू ए डैश, और ए का मैंने वैल्यू पुट कर दिया। दोनों का प्रोडक्ट कितना है, दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ थर्ड ऑर्डर का लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 इतना देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट में मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमें पता है कि फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू 0 0 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इतना मिल गया। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 2 वाई 0 एक्स इंटू वाई एक्स वाई माइनस एक्स वाई। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू जेड 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। फर्स्ट रो हो गया। अब सेकंड रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 2 वाई स्क्वायर 2 वाई इंटू 0 0 हो गया, फिर y इंटू एक्स एक्स वाई माइनस एक्स वाई। अब सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम के साथ यहाँ 2 वाई इंटू 2 वाई 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। अब सेकेंड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम के एलिमेंट के साथ 2 वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। अब थर्ड रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। अब इसको सेकेंड कॉलम के साथ 2 वाई जेड
प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड, 2y इंटू जेड 2yz माइनस जेड इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई इतना मिल गया। नाउ दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0। ओके, अब यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे यहाँ ये कैंसिल हो गया, 2yz और यहाँ माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस 2yz प्लस 2yz कैंसिल हो गया, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल। नाउ इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 0 0 ये 0 हो गया, ये 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 इतना मिल गया। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस। अब यहाँ क्या देखते हैं, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। फ्रॉम हियर वी कैन राइट 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ से ये भी लिख सकते हैं 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ से 3z स्क्वायर इक्वल टू भी 1 लिख सकते हैं। इक्वेट कर दिया। आफ्टर इक्वेटिंग वी गेट दिस, सिंस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 implies that x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, therefore x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू, आपको एग्जाम में यहाँ प्लस माइनस देना है। जब क्लास 5-6 में पढ़ते थे वहाँ तो आपका चल जाता था x इक्वल टू 1/2। नाउ यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। क्लास 12th में हम किसी भी साइन को नहीं लीव करते, नहीं छोड़ते हैं, पूरा आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अगेन 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 है, देयरफॉर y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। y का वैल्यू मिल गया। अब z के लिए यहाँ पर वैल्यू देखते हैं क्या है, 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर z स्क्वायर इक्वल टू 1/3 implies that z इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। x y z का वैल्यू निकालना था। अब इसको एक साथ कंपाइल कर देते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/6 एंड z इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। दिस इज अवर आंसर। हमें यहाँ x y और z का वैल्यू फाइंड करना था, यहाँ हमें वैल्यू मिल गया। इसमें कुछ भी नहीं है, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, ट्रांसपोज ऑफ a इंटू ए इक्वल टू आई। ट्रांसपोज ऑफ a और i का वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड x इफ दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 0। यहाँ 0 0 मैट्रिक्स है, यहाँ 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स से है, वो 0 नहीं है, इंटीजर वाला 0। इन तीनों का प्रोडक्ट हमें एक 0 मैट्रिक्स है, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं। 1 2 1 इंटू 1 2 0 2 0 1 1 0 2
इंटू 0 to x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स दिया हुआ। अब पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम के साथ। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 1 इंटू 1 1। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 0। अब इसको थर्ड के साथ 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू इतना हो गया। अब बाकी एज इट इज लिख देते हैं 0 to x। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ, मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आपको देखने में अजीब लगता होगा कि ये तो बहुत छोटा है और ये 3/3 ऑर्डर का है, तो ये ऐसा कैसे बन गया। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ये 1/3 ऑर्डर का है और ये मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है। जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस ऑर्डर का होगा, ये दोनों में कॉमन हो गया, ये मिल गया हमें 1/3। दैट इज जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो है 1/3 ऑर्डर का होगा। 1/3 ऑर्डर मतलब इसमें सिर्फ एक ही सिंगल रो होगा और 3 कॉलम होगा, वही यहाँ हमें मिला है। इम्प्लाइज दैट 4 + 2 6 2 4 इंटू 0 to x इक्वल टू 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ। अब इसमें क्या देखते हैं, ये मैट्रिक्स 1/3 ऑर्डर का है, ये 1/3 का है और ये 3/1 ऑर्डर का है दूसरा मैट्रिक्स। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर ये 1 होगा, ये तो 3 दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये 1 बचेगा, 1/1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा, दैट इज सिंगल एलिमेंट। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू x 4x इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट 4 + 4x इक्वल टू 0। यहाँ 0 एक मैट्रिक्स है, ध्यान दें, दिस इज द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है और ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक ही एलिमेंट है। वो एलिमेंट कौन सा है, 4 + 4x है। देयरफॉर 4 + 4x इक्वल टू 0। और ये भी 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स, इसमें भी एक एलिमेंट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैंने इक्वेट कर दिया। implies that 4 = -4x implies that, so that is -4x = 4 implies that x = -4 upon -1। 4 = माइनस, यहाँ भी कर सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x = -1, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, बस समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा। इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमें यह x का वैल्यू फाइंड करना था और x का वैल्यू हमें मिल गया, दैट इज x = -1। इस तरह से आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है इफ़ a = a, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका वैल्यू 3 1 1 2 दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स a का वैल्यू दिया हुआ है और हमें यहाँ ये शो करना है कि a² - 5a + 7i = 0, दैट इज LHS = RHS हमें प्रूव करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाया, आपको डिस्कस भी किया है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, आपको खुद सॉल्व करना है, वैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें मैट्रिक्स a का वैल्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले a² का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a² का वैल्यू कैसे मिलेगा, a इंटू a दैट इज 3 1 - 1 2 3 1 - 1 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको a² का वैल्यू मिल जाएगा। अब a² का वैल्यू मिल गया और यहाँ I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, चूँकि a यहाँ सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है और a² का जो वैल्यू मिलेगा वो भी सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, इसलिए I यहाँ पर हम लोग सेकेंड ऑर्डर का लेंगे, I = 1 0 0 1।
आई विल बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। एग्जाम में यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ रहता है तो उस केस में ये अंडरस्टूड है और आपको यहाँ पर 1001 ही लेना है। अब यहाँ क्या देखते हैं, ए स्क्वायर का हमें वैल्यू यहाँ से मिल गया, ए का वैल्यू दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू 1001 है, सारा वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ए स्क्वायर, ए और आई का वैल्यू पुट कर देंगे। आफ्टर पुटिंग दिज वैल्यूज वी विल सिंप्लीफाई, LHS को सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 0 दैट इज 0 मैट्रिक्स में मिल जाएगा। तो इस तरह यही हमें प्रूव करना है। तो इसको आप खुद सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि हमें यहाँ दिया हुआ है दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 करवाया था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। वी हैव, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ x -5 -1 इंटू 102021 इंटू x4 1 इक्वल टू 0। दैट इज ये 3 मैट्रिक्स है, तीनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमें एक 0 मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो x इंटू 1 x, -5 इंटू 0 0, -1 इंटू 2 -2। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ x इंटू 0 0, -10 प्लस 0, x इंटू 0 0 हो गया, -5 इंटू 2 -10 हो गया, -1 इंटू 0 0। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम के एलिमेंट के साथ x इंटू 2 2x, -5 -3 इंटू x4 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ये x -2 है, ये -10 है, 2x -8, x4 1 0। अब दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तब कितना होगा, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x -2 इंटू x इंटू x -2, -10 इंटू 4 -40 प्लस 2x -8 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये 0 implies that x into x, x square minus 2x minus 40 plus 2x minus 8 equal to 0। x स्क्वायर 2x से 2x कैंसिल हो गया, -48 इक्वल टू 0। यहाँ 0 मतलब क्या हुआ, 0 मीन्स 0 मैट्रिक्स। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिंगल एलिमेंट है, दैट इज x स्क्वायर -48 इक्वल टू 0। चूँकि 2 मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे, दैट इज x स्क्वायर -48 इक्वल टू 0, दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू 48, x इक्वल टू ± 4√3। हमें x का वैल्यू फाइंड करना था और इस तरह से x का वैल्यू मिल गया ± 4√3। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को बाद में सॉल्व करूंगा। मैंने बताया था कि नंबर थ्योरी का जितना भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस के लिए मैं एक इंडिविजुअल लेक्चर में बनाऊंगा, जब वो वीडियो बनाऊंगा उसमें उसको सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें फाइंड करना है, फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x इंटू दिस इक्वल टू दिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हमें एक मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है और ये मैट्रिक्स एक्स इस तरह से है कि एक्स इंटू दिस इक्वल टू दिस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि यह जो मैट्रिक्स जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है यह किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्योंकि जब तक ऑर्डर नहीं पता चल पाएगा तब तक ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो मान लेते हैं कि जो मैट्रिक्स एक्स है ये एक्स बाय वाई ऑर्डर का है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर एक्स इंटू वाई है। अब इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किए हैं तो इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर दिया हुआ है। दिस इज क्लियर दैट 2/3, ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन व्हाट मैट्रिक्स वी आर गेटिंग इज ऑफ द ऑर्डर 2/3। ये हमें 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल गया है। और हमें पता है कि इसका पहले एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ तो फिर और क्लैरिटी इसमें आ जाएगी। यदि कोई मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का है और एक दूसरा मैट्रिक्स 3/4 ऑर्डर का है, जब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे तो ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का मिलता था? 2/4 ऑर्डर का मिलता था। ये बीच वाला जो पोर्शन ये एलिमिनेट हो जाता था। अब सिमिलरली सेम चीज़ यहाँ है। ये मैट्रिक्स मैंने मान लिया x/y ऑर्डर का है और ये मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का है। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या हमें दिया हुआ है कि दिस मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है? यहाँ से ये पता लगता है कि ये जो x का वैल्यू जो है वो 2 होगा। चूँकि ये दोनों कॉमन होता है, यहाँ दोनों कॉमन है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 2 दिया हुआ है तो y भी कितना होगा? y भी 2 ही होगा। दैट इज यहाँ पर y 2 होगा और x 2 होगा। दैट इज ये जो मैट्रिक्स जो हमें फाइंड करना है ये मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का होगा। ये मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का होगा और इस चीज़ को हमें कॉपी में लिखना होगा एग्जाम में। यहाँ सॉल्व करते हैं। अब लेट मैट्रिक्स x इज ऑफ ऑर्डर x/y। मान लेते हैं कि मैट्रिक्स x/y ऑर्डर का है। वन 2 3 4 5 6 इज ऑफ ऑर्डर 2/3। ये 2/3 ऑर्डर का है और यह जो है रिजल्ट -7 -8 -9 2 4 6 दिस इज ऑफ ऑर्डर 2/3। ये 2/3 ऑर्डर का है। देयरफॉर मैट्रिक्स x will be of order 2/2। इसलिए यह मैट्रिक्स x जो है ये 2/2 ऑर्डर का होगा। क्यों होगा? क्योंकि जस्ट मैंने भी समझाया आपको। तो ये जो मैट्रिक्स x है x किस ऑर्डर का होगा? 2/2 ऑर्डर का होगा। ठीक है। यहाँ अब हमें ये पता लग गया है कि यह जो मैट्रिक्स x है इस मैट्रिक्स x का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स x का ऑर्डर 2/2 है। तो मान लेते हैं कि दिस मैट्रिक्स x इज इक्वल टू ABCD। मैंने यहाँ पर ये एज्यूम कर लिया। मैट्रिक्स x को ABCD मैंने सपोज कर लिया। ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये हमें पता लग चुका है, तो मैंने ABCD एज्यूम कर लिया। देयरफॉर अब हमें दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ है तो पुट कर देते हैं। दिस विल बी इक्वल टू ABCD इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। इतना हो गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू A प्लस 4B 2A प्लस 5B 3A प्लस 6B C प्लस 4D 2C प्लस 5D 3C प्लस 6D। दिस इज इक्वल टू
-7 -8 -9 2 4 6 इतना मिल गया। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो इसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। देयरफॉर a + 4b = -7, 2a + 5b = -8, c + 4d = 2 and 2c + 5d = 4। हालांकि इसको भी कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, लेकिन इसकी ज़रूरत है नहीं इसलिए इसको नहीं करेंगे। ये 1 हो गया, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अब यहाँ इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेशन 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट किया एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। उसके बाद 1 में 2 को मैंने माइनस कर दिया, तब कितना मिल जाएगा ये 2a + 8b = -14, 2a + 5b = -8, ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 3b = -6, b = -2, b का वैल्यू मिल गया। अब b का वैल्यू 1 में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। 1 में हमें दिया हुआ है a + 4b = -7, a b = -2 है तो -8 = -7 implies that a = -7 + 8, therefore a = 1। इस तरह से a = 1 मिल गया और b = -2। इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये सिंप्लीफिकेशन है। ये इसकी काफ़ी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। ए और बी का वैल्यू फाइंड करना था, ए बी का वैल्यू मिल गया। अब सी डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। सी डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे, 4 को 3 में माइनस कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 में 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड देन सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम थर्ड। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट में 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये मिल जाएगा 2c + 8d = 2 × 4, 2c + 5d = 4, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैंसिल हो गया, 3d = 0, देयरफॉर d = 0, d = 0 मिल गया। नाउ फ्रॉम थर्ड, अब d का वैल्यू थर्ड में पुट करते हैं। थर्ड में दिया हुआ c + 4d = 2, इम्प्लाइज दैट c का वैल्यू हमें 2 मिल गया। अब ए बी सी डी सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें x क्या था, सिंस x = ABCD मैंने ये एज्यूम कर लिया था, देयरफॉर x = A = 1 है, B = -2, C = 2, D = 0। हमें ये मैट्रिक्स फाइंड करना था, दिस इज द मैट्रिक्स। इसमें करना क्या था, x जो मैट्रिक्स है इसका वैल्यू फाइंड करना था ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये मिल जाए। तो मैंने इसमें सबसे पहले ये पता किया कि यह जो मैट्रिक्स x है किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का है या ये मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है। तो मैंने मैट्रिक्स एज्यूम कर लिया x = ABCD, फिर उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेट कर दिया तो हमें इक्वेशन मिल गया। उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया तो ABCD का वैल्यू मिल गया। दिस इज द अवर आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया।
आपको समझने में यदि कहीं भी कोई परेशानी हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है हो, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। और यदि ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।